अब जब हम YouTube चलाते हैं तो हमें इस तरीके से शॉर्ट्स दिखते हैं। बस इनके आगे क्या करो, दोनों साइडों पे ऐसे ब्रैकेट्स ही बना दो। अब ये अंदर शॉर्ट्स है, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। आप मैट्राइसिस को ना ही सिर्फ किताबों में बट रियल लाइफ में भी देख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जैक्ट मैट्राइसिस ही होगी, बट आपको एक इंट्यूटिव आइडिया मिलेगा। एक गारंटी की बात है कि इस क्लास के बाद आपका इतना सा भी डाउट नहीं बचेगा। हाय गाइस, दिस इज योर मास्टर टीचर रविश मिगलानी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्राइसिस, जो आपका क्लास 12th का चैप्टर 3 है। आज की इस क्लास में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो तुम्हारे मैट्राइसिस में नए एनसीईआरटी के हिसाब से है। और एक गारंटी की बात है कि इस क्लास के बाद आपका इतना सा भी डाउट नहीं बचेगा। अगर इन केस बच जाता है कमेंट बॉक्स में बताना, उसका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले ये टेलीग्राम चैनल है वेदांतु क्लास 11 12th का, इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि इस सेशन की सारी पीडीएफ, इवन जितनी भी सेशंस की पीडीएफ होती है आपके इस चैनल पे, वो सारी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं मैट्राइसिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्राइसिस से। तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि इस सेशन के बाद आप मैट्राइसिस को ना ही सिर्फ किताबों में बट रियल लाइफ में भी देख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जैक्ट मैट्राइसिस ही होगी, बट आपको एक इंट्यूटिव आइडिया मिलेगा, इस बात की गारंटी है। जैसे ये आईफोन में अगर किसी बच्चे ने पहले ही पढ़ लिया तो ये बता सकता है कि ये 4x4 की मैट्राइसिस है। अब जैसे पंछी उड़ रहे हैं, ये एक तरीके से डायगोनल की फॉर्म में उड़ रहे हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपको इस क्लास में जब पूरी क्लास लगा लोगे तो लास्ट में जाके ज़रूर पता चलेंगी। अब इस पूरी क्लास में हम ये 8 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसिस, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस एंड ट्रांसपोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लेके, तो इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा, अगर कोई बच्चा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक उसका फाउंडेशन बनाने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जेईई मेंस में ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसिस, जहां पर वो a² = ka, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस को लेके। इसका प्रूफ भी मेरे पास है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन 2023 में आ रखा है, इसमें उन्होंने बोला है कि ए बी सी 3 मैट्राइसिस है सच दैट वो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए ऑब्वियसली आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, बट जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपको ये बोर्ड लेवल पे ही मिल जाती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू मैट्राइसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है कि मैट्राइसिस होती क्या है, तो वहां से समझते हैं ये होती क्या है। अब जब हम YouTube चलाते हैं तो हमें इस तरीके से शॉर्ट्स दिखते हैं। बस इनके आगे क्या करो, दोनों साइडों पे ऐसे ब्रैकेट्स ही बना दो। अब इस ब्रैकेट को, जब ये अंदर शॉर्ट्स है, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स का मतलब हुआ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड। मतलब जैसे ये एक रेक्टेंगल सा है, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है कि वो रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये भी मैट्राइसिस है क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर एरे है, ये भी रेक्टेंगुलर एरे है। अब यहां पर एरे का मतलब क्या होता है? लिस्ट। मतलब कोई भी ऐसे लिस्ट जो रेक्टेंगल फॉर्म में गिवन है, इसी फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अब यहां पर एक और वर्ड था, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? मेरा सबसे पहले तुमसे सवाल है, क्या दोनों इक्वल हैं? क्या ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है? तुम बोलोगे हाँ, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, शिल्पी मैम यहां पे है और यहां पर शिल्पी मैम सेकंड पे है। मतलब यहां पर पोजीशंस डिफरेंट है, ऑल्दो ये सारे दोनों सेम है। इसमें जो सारे हैं वही सारे शॉर्ट्स यहां पे हैं, बट उनकी पोजीशन अलग अलग है, तो ये दोनों सेम नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं क्या ये दोनों सेम है, तुम ये बोलोगे नहीं, क्योंकि यहां पर 1 3 ऊपर है, यहां पर 1 3 इक्वल है, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड का मतलब होता है पोजीशन मैटर करती है, तभी हम उसे बोलेंगे मैट्राइसिस। तो मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और एक और चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है कि सर मैट्राइसिस और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। जब मैं सिंगुलर फॉर्म में बात करता हूं तो मैं मैट्रिक्स बोलूंगा, जब मैं प्लूरल फॉर्म में बात करता हूं तो मैं मैट्राइसिस बोलूंगा। अब हमें एक बात समझ आ चुकी है, मैट्राइसिस क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है, ऑर्डर्ड। ठीक है जी। अब फाइंड आउट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला, क्या ये मैट्रिक्स है? तो तुम्हें दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या वो रेक्टेंगुलर एरे है? पहला, क्या वो ऑर्डर्ड है? दूसरा। तो क्या ये रेक्टेंगुलर एरे है? नहीं, तो ये मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। दूसरा, ये इंटरवल गिवन है 2 से 4, क्या ये रेक्टेंगुलर एरे है? नहीं, तो ये भी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तीसरा, ये तो अपने आप में ही रेक्टेंगल है, बट ये एरे नहीं है,
ध्यान बात रखो, ये एरे, ये कोई लिस्ट है क्या, इसमें कोई एलिमेंट्स है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं। चौथा, क्या ये रेक्टेंगुलर एरे है, नहीं, ये तो सीरीज है, तो ये भी नहीं। पांचवा, नन इज द राइट आंसर। तो मतलब मैट्रिक्स क्या होती है, वो वाला ऑब्जेक्ट, मतलब वो वाली चीज जो पहले नंबर पे रेक्टेंगुलर एरे हो, रेक्टेंगुलर एरे हो, दूसरे नंबर पे क्या बोला था कि वो ऑर्डर्ड होना चाहिए। ऑर्डर्ड का मतलब कि आगे पीछे पोजीशंस को चेंज कर दोगे तो वो नया पदार्थ बन जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज का बस रिमार्क है, रिमार्क हमेशा नोट करना जितने भी मैं क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये सारे रिमार्क्स आपके पेपर में जो एमसीक्यू बन के आएंगे ना, उसमें सारे यूज होंगे। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इस बात का ध्यान रखना। रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस, मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। याद करो, और कहां पे ये पढ़ा था, ये पढ़ा था सेट्स में, जहां पर बोलते थे कि एक सेट को भी हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, वैसे ही मैट्रिसेस को भी कैपिटल लेटर से डिनोट करना होता है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई रोज एंड कॉलम इन मैट्रिसेस, मतलब तुमने एक मैट्रिसेस बनाना सीख लिया कि हाँ जी भी सर जी ये एक मैट्रिसेस है, पर तुम रोज और कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, ये है हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स, तुम्हें भी ऐसे ही दिखते होंगे तुम्हारे लैपटॉप पे। अब यहां पर मैं बोलूंगा कि ये वाली मेरी रो 1 है और ये वाला मेरा रो 2 है, ठीक है, ये पूरी रो 1 है, ये पूरी रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो हमारे पास रोज कितनी आ गई, 2, और कॉलम कितने आ गए, 3। आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो मल्टीप्लाई है, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, जस्ट ए मिनट, कहां गया, ये रहा, यहां पर जो ये मल्टीप्लाई दिख रहा है, ये एक सिंबल है, दिस इज नॉट द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं पिछले क्वेश्चन में बात करूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये एक लिखने का तरीका है, ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन तुम नहीं कर रहे, पहली बात। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। मुझे बताओ इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 2, 3 इंटू 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रोज कितने हैं, 3, कॉलम है 1, 3 क्रॉस 1। तीसरे पे चलते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज है 2, कॉलम है 6, तो ये होगा रोज इंटू कॉलम। इसमें रोज है 6 और कॉलम है 2, तो 6 इंटू 2। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि एक मैट्रिक्स जो होती है वो होती है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, ये हमने समझा। फिर हमने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना सीखा। ऑर्डर निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस है। पहला ऑब्जर्वेशन है, इफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज mn। मैं बताता हूं इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर हमने निकाला था, पीछे था 3 क्रॉस 2, समझे। अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू, जब मैं 3 को एक्चुअल में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6। ये मल्टीप्लाई वाला साइन नहीं है, बट बाद में वो एक्चुअल में उसको मल्टीप्लाई करके नंबर्स को देखते हैं, तो वो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज जस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं ऑर्डर बता रहा हूं, तुम मुझे बताओ उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो तुम मुझे आराम से बता दोगे, ठीक है। अब दूसरा आता है, ऑर्डर को डायमेंशन भी बोला जाता है, इसको नोट कर लो, क्योंकि कुछ बुक्स में डायमेंशन यूज करते हैं, कुछ बुक्स में ऑर्डर यूज करते हैं, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा है कि अगर कोई मेरे को यह बता दे कि भैया मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं ऐसे पॉसिबल मैट्रिसेस के। मतलब किसी ने मुझे बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो है 6 मैट्रिक्स में। अब मुझे बताओ ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ सकते हैं। अब मुझे एक बात बता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मुझे पता है कि 6 को लिखने के तरीके कितने हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। मैं इसको 6 इंटू 1 भी लिख सकता हूं, 1 इंटू 6 भी लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूं, बस।
तो मतलब अगर तुम मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओगे तो बहुत सारी पॉसिबल मैट्रिसेस आ जाएंगी उस ऑर्डर की, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो इससे हमें एक बात समझ आती है, जस्ट ए मिनट, कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दोगे तो मैं तुम्हें यूनिक आंसर दूंगा। मतलब तुमने मेरे को ऑर्डर दिया कि ऑर्डर है सर 2 क्रॉस 3, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो मैं तुम्हें बोलूंगा 6। बट अगर तुम मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोगे तो मैं तुम्हें यूनिक आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फिर पॉसिबल केसेस बनेंगे। ये बात समझना। एक क्वेश्चन करके और ट्राई करते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक मैट्रिसेस है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले 24 का क्या करना है, एलसीएम। तो मैंने 24 का एलसीएम कर दिया। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो मुझे पता चल गया कि मेरे 24 को लिखने का तरीका है 2 क्यूब इंटू 3। अब यहां पर एक बात समझिए, तो 24 को लिखने का तरीका है 2 क्यूब इंटू 3। अब मुझे एक बात बताओ, 24 अगर एलिमेंट्स है तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि सर एक ऑर्डर बनता है वो वाली मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर होगा 24 इंटू 1, और दूसरी मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 24। ये दो तो है ही है। अब मैं चलता हूं अगले पे आएगा सबसे पहला, अगर मैं इसको 2 क्यूब ही मान लूं, मतलब 8 क्रॉस 3 और फिर 3 क्रॉस 8। सेकंड केस में मैंने क्या किया, मैं ये 2 क्यूब को मैंने 2 स्क्वायर कर दिया और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 4 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 4। तीसरे केस में मैंने 2 स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2। ध्यान से देखिए, टोटल कितने आए, टोटल आए हमारे पास 2 2 4 2 6 और एक जो हमारे पास ऑब्वियस केस था 2 8, तो हमारा आंसर आएगा 8। तो इससे एक बात अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक रिजल्ट याद रख लो, मतलब लिख लो कि अगर ऑर्डर गिवन होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे वो हमेशा यूनिक आएंगे। मतलब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 थोड़ी आ जाएंगे, बट अगर तुम मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोगे तो केसेस बनेंगे। मतलब इस साइड से अगर इस साइड पे चलोगे तो एक ही आंसर आएगा, बट अगर दूसरी साइड पे चलोगे तो केसेस बनेंगे ऑर्डर के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई भी अगर जनरल मैट्रिक्स है मेरे पास रैंडम, मैं उसे कैसे लिखूंगा। अगर 2 क्रॉस 2 है तो मुझे पता है कि लिखने का तरीका है A1 1 1 1 का मतलब ध्यान से याद करना, अगर मैंने लिखा है ना AIJ, तो इसका मतलब है जो I है वो रेफर कर रहा है रो को, और जो यहां पे J है वो रेफर कर रहा है कॉलम को। तो अगर मैंने लिखा है A1 1, इसका मतलब रो 1 कॉलम 1। अगर मैंने लिखा है A2 2, इसका मतलब है रो 2 कॉलम 2। तो ये A1 1 है, ये है रो 1 कॉलम 2, ये है कॉलम 1 रो 2, और ये है कॉलम 2 रो 2। इस तरीके से लिखना है। I रिप्रेजेंट रो, J रिप्रेजेंट कॉलम। ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही अगर मैं 2 क्रॉस 3 बनाऊं तो मुझे पता है इसमें रो 2 आएंगी, कॉलम 3 आएंगे। मतलब A1 1, रो तो सेम है तो मेरा मतलब फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा A1 2 A1 3, दूसरे पे आएगा A2 1 A2 2 A2 3। सेम अगर मुझे 3 क्रॉस 3 बनाना है तो मुझे पता है कि 3 ही रो आएंगी, 3 ही कॉलम आएगी। A1 1 A1 2 A1 3, रो 2 हो गई, कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, A3 1 A3 2 A3 3। तो ये एक तरीका होता है जब आप अपनी जर्नल मैट्रिक्स को लिखते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई बोले कि m क्रॉस n ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, तो मुझे पता है रो कितनी होंगी, m, मतलब लास्ट वाली रो होगी m। तो ध्यान से देखो ये सारे m ही तो हैं, तो मतलब टोटल m रोज है और कॉलम कितने हैं n, तो ये सारे टोटल कितने होंगे n। तो ध्यान से देखो लास्ट वाला कॉलम तो n ही है। ठीक है। अब यहां पर देखो एक सवाल है 2020 का, बहुत आसान सवाल है, मैं तुम्हें बता रहा हूं सीबीएसई के बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिसेस के मतलब इतने इजी आते हैं कि तुम ऐसे कर लोगे। अब यहां पर वो तुम्हें कह रहे हैं कि एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस बनाओ जिसमें AIJ ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं, आ जाओ। ये कह रहा है AIJ इक्वल टू क्या है, मॉड। मॉड का मतलब
सब कुछ पॉजिटिव, आई स्क्वायर माइनस जे। अब मुझे निकालना है 2 क्रॉस 2 का। मुझे पता है कि 2 क्रॉस 2 की जो जर्नल मैट्रिक्स होती है वो होती है A11, A12, A21, A22। मतलब मुझे सारे निकालने और मेरे पास आई जे की वैल्यूज पता है तो मैं पुट कर सकता हूं। तो मैंने अगर A11 निकाला तो वो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैंने A12 निकाला तो वो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू -1 का मोड, -1 का मोड +1। अगर मैंने निकाला A21 तो ये आएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। अगर मैंने निकाला A22 ये आएगा 4 - 2 इक्वल टू 2। तो मेरी मैट्रिसेस क्या बन गई, वो बन गई 0 1 3 2। चेक कर लिया जाए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। यही तरीका है, बहुत आसान है। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो और प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो, ठीक है जी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। जैसे जब हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि कोई तुम्हें बता रहा था कि नंबर, तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ाया गया था नेचुरल नंबर, फिर पढ़ाया गया था इंटीजर, फिर पढ़ाया गया था रैशनल। रैशनल को लिखने का तरीका ये होता है। फिर तुम्हें रियल नंबर्स, और फिर तुमने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े। मतलब जब तुमने नंबर्स पढ़े तो तुमने नंबर्स की बहुत सारी टाइप्स को भी पढ़ा। तो ये ह्यूमंस लोग करते हैं कि वो बहुत सारी टाइप्स बना लेते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाए। तो यहां पर टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ये सारी टाइप्स हैं जिसको हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। और एक बात बता रहा हूं, ऐसा क्लियर होगा कि भूलेगा नहीं पूरी जिंदगी। कॉलम मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब तुम शॉर्ट्स देखते हो तो तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अगर तुम ऑब्जर्व करो इसमें, तो ये वाली जो चीज होती है, अगर मैं इसको अलग से ले लूं, तो अगर मैं इसको मैट्रिसेस फॉर्म में डाल दूं, तो मुझे इसका ऑर्डर बताओ कि क्या होगा। कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितना है 1। तो इसका ऑर्डर होगा 5 क्रॉस 1। तो इसी से एक बात समझ आ गई कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो वाली मैट्रिक्स जिसमें रो कितने भी हो सकते हैं बट कॉलम हमेशा एक होगा। K क्रॉस 1, 5 क्रॉस 1, या 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, ऐसे चलते हैं रो मैट्रिक्स पे। तो रो मैट्रिक्स के चक्कर में जब तुम देखो, जब तुम शॉर्ट्स देखते हो तो ऐसा सा कुछ दिखता है। जब तुम किसी चैनल पे जाके देखते हो तो तुम्हें यहां अपने ही उस पर एक चीज दिखती है, ये वाली चीज। अगर मैं इसको अलग से ले लूं तो मुझे इसका ऑर्डर बताओ, रो कितनी है 1, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, यह है 1 क्रॉस 5। तो यही बात है, रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो वाली मैट्रिक्स जिनका रो 1 होता है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, मतलब वो वाली मैट्रिक्स जिनका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस K की फॉर्म का होता है। जैसे कि ये 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, वो वाली सारी मैट्रिसेस को रो मैट्रिसेस कहते हैं। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस पे। ध्यान से देखो, मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2। स्क्वायर से हमें समझ आ रहा है वो मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, नंबर ऑफ रो और कॉलम। तो मतलब मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। अब एक चीज का कॉन्सेप्ट और है, उसे कहते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल हमने बचपन में पढ़ा है, जब हम स्क्वायर का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल करते हैं। तो यहां पर डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स। तुम पूछोगे कि सर तो फिर इसको क्यों नहीं ले रहे, इसको क्यों नहीं ले रहे, ये वाले को। इसको इसके लिए नहीं ले रहे क्योंकि ये मेन डायगोनल नहीं है, ये जो पहले वाला है ना, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। तो सारा डिस्कशन लीडिंग डायगोनल पे ही ज्यादातर होता है। अब आगे चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान से याद करना, मैट्रिक्स तुम समझ गए हो कि मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, कुछ भी हो सकता है उसमें, ऑर्डर्ड होना चाहिए। फिर तुमने पढ़ा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इतना तुमने समझा। फिर तुमने समझा कि एक मैट्रिक्स को जर्नल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A14 सो ऑन, जैसे भी लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। उसमें तुमने सबसे पहले पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आ चुके हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, पहले ये समझो। वो मैट्रिक्स जो पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब वो स्क्वायर होगी तभी वो डायगोनल कहलाई जाएगी, अदरवाइज नहीं। दूसरी कंडीशन, उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। एग्जांपल देता हूं, जैसे ये मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं 3 क्रॉस 3 की,
मैंने यहां पर स्टार लगा दिया डायगोनल पे, यहां पे लगा दिया, और बाकी सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या बोल दिया, जीरो। यहां पे मैंने जीरो लगा दिया, यहां जीरो लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। तो मैं इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। हाँ जी भाई, ये स्क्वायर है। क्या सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं? हाँ जी, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। तो डायगोनल पे क्या होगा? वो बोलते कुछ भी। मैंने कहा कुछ भी? कहते कुछ भी। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स पे चाहे जीरो आए, वन आए, दे डोंट केयर। चलो भी, फिर उन्होंने बोला ठीक है, कुछ भी आ सकता है तो हम कुछ भी लिख देंगे। फिर वो बोले नहीं 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 नहीं, एक और टाइप ऑफ मैट्राइसिस है। कौन सी? स्केलर मैट्राइसिस। तो बोले इसमें क्या होता है? उसने बोला ये होती तो सारी डायगोनल जैसी है, बस जो कुछ भी था ना उसमें, इसमें वो सारे इक्वल होने चाहिए। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स थी जिसमें कुछ भी आ सकता है, 3 1 5 कुछ भी। बट ये स्केलर कहती है कि नहीं, जहां पर सारे इक्वल होंगे स्केलर मैं उसी को बोलूंगी। मतलब मैंने जो पिछले में बनाया था ये स्टार स्टार स्टार, स्केलर में क्या होगा कि ये तीनों स्टार इक्वल होने चाहिए, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस इतने डिफरेंस है डायगोनल और स्केलर में। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और स्केलर में सारे इक्वल। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझाने वाली है। मुझे एक बात बताओ, अब मैंने तुम्हें जर्नल फॉर्म बता दिया है कि किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो AIJ फॉर्म के होते हैं। मुझे पता है जो भी डायगोनल पे आएंगे वो रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। मतलब जो डायगोनल पे एलिमेंट्स आते हैं वो AII फॉर्म के होते हैं, मतलब जहां पर ये दोनों सेम होते हैं। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं AIJ फॉर्म के, जहां पर I इज नॉट इक्वल टू J होता है। जस्ट अ मिनट, जहां पर I नॉट इक्वल टू J होता है, इसे बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल। और जहां पर I इक्वल टू J आ जाता है, मतलब इसको तुम J ही मान लो, उसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में कब बोलूंगा? अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो हो जाए और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी। समझे? तो इसी तरीके से इन्होंने बना दिया ये, मतलब ये वाली एक्सप्रेशन में, मतलब डरना नहीं है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताना। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये बात सच है? सच है, सच्ची सच्ची सोच के बताओ, ये बात सच्ची में सच है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं और ये सारे सेम होते हैं। तो डायगोनल भी तो ये कहता है कि ये कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी के अंदर तो सेम भी आ जाएंगे, तो ये ट्रू हो गया। अब चलते हैं सेकंड में, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। पॉज करके सोच लो, बट इसका आंसर आएगा नो। क्यों? ये डायगोनल है 1 2 3, पर ये स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर तो कहता है कि सारे इक्वल होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक नई मैट्रिक्स पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से सोचना, इन्होंने सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया? इन्होंने हमें बोला कि भैया हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे जो साथ में ऑर्डर्ड होता है, बस ये चीज। फिर इन्होंने हमें क्या बोला? फिर इन्होंने बोला कि उसका ना ऑर्डर निकालना सीख लो। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। फिर इन्होंने हमें एक और ऑब्जर्वेशन दी कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दोगे तो मैं तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक बता पाऊंगा, बट अगर तुम मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे केसेस बताऊंगा ऑर्डर के, मतलब कि 2 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, ऐसे। ऑर्डर के बाद ये हमें ले आए टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में इन्होंने सबसे पहले हमें बताया डायगोनल। डायगोनल में ये बोलते कि सारे वो एलिमेंट्स जीरो होंगे जो डायगोनल पे नहीं है, मतलब AIJ इक्वल, और जो डायगोनल पे हैं, मतलब I इक्वल टू J है, वो कुछ भी हो सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। फिर ये हमें ले आए स्केलर मैट्रिसेस पे। इसमें ये कहते कि हाँ, नॉन डायगोनल तो जीरो ही होंगे, पर डायगोनल वाले सारे सेम होने चाहिए।
हमने कहा ठीक है, और इन्होंने यहां पर एक और कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन तो और खतरनाक है कि डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो वो डायगोनल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होगी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग। एग्जांपल ये। फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं पर इक्वल होने चाहिए, जैसे कि ये। फिर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी छोटी बहन है। वो कहते हैं कि ये स्क्वायर होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स पे बस 1 होगा और कुछ नहीं। 1 1 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुम IN से डिनोट करते हो। अगर यहां पर मैं n को 2 ले लूं तो वो 2 क्रॉस 2 बन जाएगी, n को 3 ले लूं वो 3 क्रॉस 3 बन जाएगी। तुम पूछो कि n की क्यों रखा, n क्रॉस n क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर के लिए तुम्हें m क्रॉस n थोड़ी चाहिए, n क्रॉस n ही तो चाहिए ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल होगा। अब एक और बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं तो कई क्वेश्चंस में यूनिट बोल के पूछ लेंगे, कई में आइडेंटिटी बोल के पूछेंगे। अब वेन डायग्राम बनाते हैं डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी का। सबसे पहले सबसे बड़ा जो सेट बनेगा वो बनेगा डायगोनल का, क्योंकि डायगोनल में हमें पता है कि वो स्क्वायर होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। उसके अंदर जो आएगा वो आएगा स्केलर का, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। फिर उसके अंदर जो आएगा वो आएगा आइडेंटिटी का, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 ही होना चाहिए। अब एक और यहां पर ट्विस्ट है, इन सबका जो बाहरला हिस्सा है, इन सबका जो बड़ा सा सेट है, ये वाला सबसे बड़ा, ये होगा स्क्वायर मैट्रिसेस का। क्यों? क्योंकि डायगोनल को सबसे पहले स्क्वायर होना पड़ता है, पर सारी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में ये लेता हूं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये डायगोनल थोड़ी है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, पर ये स्क्वायर है। तो मतलब स्क्वायर एक बड़ा सेट है, उसके अंदर डायगोनल, उसके अंदर स्केलर, उसके अंदर यूनिट या आइडेंटिटी, कुछ भी बोलो। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो तो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब इसको डिनोट करने का तरीका जीरो है, बट ये असलियत में जीरो नहीं है, ये थोड़ा बोल्ड होता है। तो ये जीरो ना होके ये जीरो मैट्रिक्स होता है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, m क्रॉस n mn कुछ भी, बस इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जीरो मैट्रिक्स को, सॉरी यहां जीरो आएगा, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसको लिख लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नल मैट्रिक्स बोला और तुम्हें पता ना चला तो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक और चीज, एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रेस का। बच्चे ने पूछा सर ट्रेस क्या होता है? मैडम ने बोला ट्रेस होता है बस तुम्हें जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनका प्लस कर देना है, और कुछ नहीं, और कुछ सोचना ही नहीं। 3 + 1 + 5 इक्वल टू क्या आया? 9। तो तुम्हारा ट्रेस क्या आ गया? 9। तो ट्रेस एक नंबर होता है, ट्रेस इज अ नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है P, और P के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 0 0 4 0 4 0 4 0 0 इज अ स्क्वायर डायगोनल यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? सोच के बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, राइट? ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये डायगोनल नहीं है। क्या ये यूनिट है? अरे अगर डायगोनल ही नहीं है तो यूनिट तो हो ही नहीं सकता। याद करो, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे 0। सेम ये 0 नहीं है, कट गया। क्या ये स्क्वायर है? इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये असर्शन रीजन है। तो पहला वो असर्शन कह रहे हैं कि ये वाली मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। रुको 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 रुको, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता था कि पहले वो स्क्वायर होनी चाहिए। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज है, 4 कॉलम्स। अरे यार ये तो स्क्वायर ही नहीं है, इसका मतलब असर्शन है तुम्हारा फॉल्स। अब चलते हैं रीजन पे।
रीजन पे वो कह रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट aij इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j। मैंने क्या बताया था, जब i नॉट इक्वल टू j की बात होती है तो बात होती है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। सही बात है, स्क्वायर भी है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स 0 भी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में बताने की तो नीड ही नहीं है। तो इसका मतलब रीजन ट्रू है। तो देखो रीजन ट्रू कहां है और असर्शन फॉल, वो है ऑप्शन, नहीं ये सी भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन डी, कि रीजन ट्रू है और असर्शन फॉल्स है, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। गलत, क्योंकि हमने देखा था स्केलर का बड़ा वाला सेट, सब स्केलर इज सेट इज ए सबसेट ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल थोड़ी स्केलर होगा। गलत। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सही बात है, मैंने बताया था ना ये बड़ा सेट डायगोनल है और ये आइडेंटिटी है, तो वो एक उसका पर्टिकुलर केस हो गया, ये सही। स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। अरे यार सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती हैं। गलत। नल मैट्रिक्स कैन नॉट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने साफ साफ बोला था कि नल मैट्रिक्स का पहले मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है। गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हमने क्या किया पहले समझते हैं। हमने सबसे पहले समझा कि मैट्रिसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे जो कि ऑर्डर्ड होता है। हमने मैट्रिक्स का मतलब समझ लिया, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसपे हमने सबसे पहले पढ़ा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और उसके बाद नल मैट्रिक्स। हमने ये सारा पढ़ा। ये सारा पढ़ने के बाद फिर हमने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब वो हमें कह रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मुझे एक बात बताओ, जब बचपन में तुम छोटे छोटे थे तो तुमने नंबर्स पढ़े थे, फिर उसके बाद वो तुम्हें बोल रहे थे ना बताओ बच्चे 2 + 2 क्या होगा, और तुमने क्या बोला 4। मतलब नंबर्स के बाद वो उनके गुना भाग पे आए। ऐसे ये लोग हमें कह रहे हैं कि अलजेब्रा बताओ मैट्रिसेस का। क्या मैट्रिक्स को भी हम सम कर सकते हैं? क्या मैट्रिक्स को भी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं? सॉरी। तो सबसे पहला आता है कि हम दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलेंगे। हम मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, दोनों इक्वल तब कहलाई जाएंगी अगर वो दोनों हूबहू सेम हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी अगर है तो वो दोनों इक्वल तब कहलाई जाएंगी अगर पहली चीज उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अदरवाइज इक्वल का मतलब क्या है, अगर मैं 5 × 5 का हूं, तुम 4 × 4 के हो, तो हम इक्वल है ही नहीं। वही चीज, तो पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो एलिमेंट है सेम पोजीशन पे वो सेम होना चाहिए। तो दो कंडीशन आ गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। पहली कंडीशन सेम ऑर्डर, दूसरी कंडीशन सेम एलिमेंट होना चाहिए सेम पोजीशन पे। अब वो लोग कह रहे हैं एक सवाल करो, 2014 में आ रखा है सीबीएसई के पेपर में कि ये दो मैट्रिसेस हैं, ये इक्वल हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो a - 2b की वैल्यू निकालनी है। पहले मैंने कहा कि अगर ये इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब a + 4 = 2a + 2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 2 = 2a - a आ जाएगा। 2 = a, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब दूसरी बात बताओ, सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए ना कोरस्पॉन्डिंग, मतलब ये 3b = b + 2 क्या आ जाएगा। तो मैंने दूसरा क्या बना दिया, 3b = b + 2, 3b - b = 2, 2b = 2 और b की वैल्यू आ गई 1। अब करना क्या है, a - 2b में पुट कर दो, 2 - 2 × 1, आंसर आ गया तुम्हारा 0। आया कि नहीं आया? चलो भाई, बहुत बढ़िया आंसर है तुम्हारा 0। अब चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मान लो तुम्हारे सामने दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2। मैट्रिक्स 1 है 3 4 2 1, मैट्रिक्स 2 है 1 5 3 7। मैंने तुम्हें बोला कि इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कैसे करेंगे। मुझे तुम बस ये सोच के बताना कि पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आती है, इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आती है कि सर इसको ना इसके साथ प्लस करके यहां लिख दो,
इसको इसके साथ प्लस करके यहां लिख दो, 2 + 3 5, 7 + 1 8। क्यों? क्योंकि ये हमें आसान दिख रहा है। तुमने ये थोड़ी बोला कि सर इसको ना इसके साथ प्लस करो, नहीं 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 नहीं, हमने इनको सम कैसे किया? सेम पोजीशन एलिमेंट वाइज, समझे? तो दो नंबर्स का प्लस उनके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है उनको सम करके आ जाएगा। ऐसे ही माइनस हो जाएगा कि इसका माइनस इसके साथ, इसका माइनस इसके साथ, इसका माइनस इसके साथ। अब एक और बात याद रखनी है, मैं दो मैट्रिसेस को प्लस या माइनस तभी कर सकता हूं अगर वो दोनों सेम ऑर्डर की होंगी, अदरवाइज ना 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 ना, होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते। अबे कैसे कर लोगे? 1 1 1 1, मैंने कहा इसको इसके साथ प्लस करो, कि इसके साथ किसको प्लस करोगे? कोई है ही नहीं उधर, तो मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मुझे बात बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस वी कैन ऐड? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? बताओ। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो ऐड नहीं कर सकता। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, नहीं कर सकता। बट इन दोनों को तो कर सकता हूं क्योंकि ऑर्डर सेम है। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? पहली मैट्रिसेस का ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, दूसरी मैट्रिसेस का ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, आंसर आएगा 1 + 1 3, जिसका भी ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। इसका मतलब है कि दो मैट्रिसेस को अगर मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो एक इकलौती कंडीशन होती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब वो प्लस और माइनस होते हैं एलिमेंट वाइज कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे मुझे बताओ, ये मैट्रिसेस थी जो हमने पहले देखी थी जिसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 5, ये मैट्रिसेस थी जिसका ऑर्डर था 5 क्रॉस 1। क्या मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है। अब एक और बात बताओ, जब तुम मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो तुम एक्चुअल में तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ऐड कर रहे हो, और वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो मुझे एक बात बताओ, अब तुम रियल नंबर्स में 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, सेम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो a + b करो या b + a करो, बात तो सेम है। 3 नंबर्स का प्लस करोगे, जिन दोनों को भी पहले प्लस कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। और नंबर में 0 ऐड करोगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा ना। तो a + 0 0 + a, तो ये 0 0 मैट्रिक्स है, बट एक्चुअल में तो मैं अंदर एलिमेंट्स को ही ऐड कर रहा हूं ना। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मुझे बात बताओ, एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव इनवर्स, अगर मैं नंबर में उसका माइनस ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 0। ठीक है, सॉरी, आंसर आ जाएगा 0। तो मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू इसलिए हैं क्योंकि हम एक्चुअल में एलिमेंट वाइज ऐड कर रहे हैं, और एलिमेंट्स क्या है तुम्हारे? रियल नंबर, और रियल नंबर में तो ये सारी चीजें ट्रू होती ही हैं। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने तुम्हें बोला उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बेसिकली ये करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये के मेरा हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। आसान है, बहुत आसान है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है और उन्होंने बोला है दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। जैसे ही दो मैट्रिसेस इक्वल आते हैं, दो कंडीशन होती हैं, सेम ऑर्डर तो है ही है क्योंकि दे रखा है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये इसके इक्वल आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये वाला इसके इक्वल आएगा, मतलब 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या मिलेगा? 2a इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू 2a आई, मैंने इसमें पुट किया, a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। माइनस a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही मेरे पास a की वैल्यू आई, मैं इसको इसके इक्वल रख के c की वैल्यू निकाल सकता हूं, सिंपल। तो ये आ गया 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। c की वैल्यू आ गई 3। जैसे c की वैल्यू 3 आई, मैं यहां पुट करके इसके इक्वल रख के d की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये आ गया 3 × c, c है 3 प्लस d इज इक्वल टू 13।
तो डी की वैल्यू आ गई 13 माइनस 9 दैट इज 4। बी तो मैंने निकाला नहीं, ए की वैल्यू 1 आ गई, तो मुझे पता है बी इज इक्वल टू 2a, बी इज इक्वल टू 2a। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो ए आ गया मेरा 1, बी आ गया 2, सी आ गया 3 और डी आ गया 4। सब कर दिया, चेक कर लेते हैं एक बार। A1 B2 C3 D4। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक और चीज समझो, वो कह रहे हैं इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करो, और हमें पता है कि दो मैट्रिसेस को प्लस करने का मतलब होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देना। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने पहले से पढ़ा है कि पढ़ता हूं मैं टनाटन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1। ये हमें पहले से पता है कंडीशन। पढ़ता हूं मैं टनाटन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस का प्लस करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 सेम 1, ये भी 1। तो ये है तुम्हारा आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब ये देखो, अभी तक हमसे कोई क्या पूछ रहा था कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 5, फाइंड x एंड y। अब हम आ चुके हैं मैट्रिसेस में, a प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिसेस, a माइनस 2b इज इक्वल टू मैट्रिसेस, फाइंड a। सेम चीज है जैसे इक्वेशंस में कहते थे मुझे a निकालना है तो मुझे b को हटाना है। मतलब अगर मैं यहां 2b से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूंगा तो मामला हो जाएगा। तो ये बनेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2022, ये बनी। दूसरी बनी a माइनस 2b इक्वल टू -1 1 0 -1। मैंने इन दोनों को ऐड किया, b से b कट गया, ये आया 3a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 0 प्लस 1 1 2 0 2 और 2 प्लस यहां पे क्या आएगा -1 दैट इज 1। और अगर मैं 3 को उनके नीचे ले जाऊंगा अपॉन में, 3 यहां से हटाया 1/3 -1/3, नहीं माइनस नहीं है प्लस 1 ही आएगा, 2/3 1/3। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, अगर मैंने बिल्कुल सही किया है, ये मेरा बन गया ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आगे है मल्टीप्लिकेशन में। तो अभी सबसे पहले ध्यान रखो, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में इन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि दो मैट्रिसेस को इक्वल कब कहा जाएगा, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, इक्वल। फिर इन्होंने बताया हमें कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे। दो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका होता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। सिमिलरली दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तीसरा इन्होंने हमें बताया कि अगर मैं किसी मैट्रिसेस में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात भी समझ आई। अब ये बोल रहे हैं मेरे को दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, बताओ कैसे करेंगे। मान लो एक का ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरे का ऑर्डर है k क्रॉस r। तो मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूं अगर ये मेरा n और ये मेरा k इक्वल आ जाए। पहली कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट वाले का कॉलम है, पहले वाले का कॉलम वो दूसरे वाले के रो के बराबर आना चाहिए। मतलब पढ़ते हुए आती है तेरी याद बार बार, जैसे तू हो 1C2R। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। याद रखने का तरीका है, पढ़ते हुए आती है तेरी याद बार बार, जैसे तू हो 1C2R। ठीक है जी, चलो भी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है रो बाय कॉलम। मतलब पहले वाले की रो को दूसरे वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, क्या पहले मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पहले ये देखना है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के बराबर होना चाहिए, 2 और 2। हाँ, अभी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अब दूसरा सवाल आता है कि भैया करना कैसे है, वाई हाउ। तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेशन का, मतलब जो वन प्लेस पे आएगा, मतलब जो मेरा 1 प्लेस पे आएगा, वो पहले के रो को पहले के कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट करके आएगा। मतलब A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। सेकेंड पोजीशन कौन सी है, ये
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पोजीशन है, मतलब रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है ना, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की पोजीशन तुम्हें बताती है कि तुम्हें किसके रो को किसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, ये मेरे पास एक सवाल है कि ए है, मुझे ए स्क्वायर निकालना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। ठीक है, तो मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो ये बना cos x sin x माइनस sin x cos x, और यहां पर ये बना cos x, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए मैं दो बार लिख रहा हूं, sin x माइनस sin x cos x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर ले कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है भी कि नहीं है। ये है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 2, क्या 1C2R फॉलो हो रहा है? पहले का कॉलम और दूसरे का रो बिल्कुल सेम है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मेरा पहला एलिमेंट आएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे ये पोजीशन चाहिए सेकंड, तो सेकंड पोजीशन निकालने का मतलब है A12 रो 1 कॉलम 2, तो अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब cos x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू cos x, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स cos x। अब चलते हैं A21 पे, ये सेकंड A21 पोजीशन होती है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब मैं इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये कैसे आए? जस्ट मिनट, ये कलर तो मिक्स कर देगा, व्हाइट ले लेते हैं। मतलब मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस साइन इंटू कॉस एक्स, तो आएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां पर क्या आएगा लास्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स। अब जब तुमने 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये पहला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये दूसरा, और तीसरा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तीनों हाफ एंगल फॉर्मूले में तुमने पढ़े थे, और जो दूसरा तुमने पढ़ा था साइन 2x का, वो पढ़ा था 2 साइन x cos x। तो ये क्या बन गई? पहले वाला फॉर्मूला बना cos 2x, दूसरा बना sin 2x, तीसरा बना माइनस sin 2x, और चौथा बना cos 2x। लेंथी क्वेश्चन था, फॉर्मूला भी अप्लाई हुआ, प्रोडक्ट भी करना था, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। सेम बना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कह रहे हैं एक मैट्रिसेस है सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू ka, मुझे k की वैल्यू बतानी है। मैं सबसे पहले a स्क्वायर निकालता हूं। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यह 1 माइनस 1 माइनस 1 1, मैंने इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, मल्टीप्लाई करके क्या आया? 1 इंटू 1 फर्स्ट पोजीशन निकाल रहा हूं, 1 इंटू 1 यह है 2, सेकंड पोजीशन निकाल रहा हूं 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, क्रॉस चेक कर लेना, ये आ जाएगा। ये बना 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और ये तो मेरा a ही है, मतलब a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2a के, तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं है। पहले वाले का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2, सेकंड वाले का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? 1C2R, 1C। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अब मैं प्रोडक्ट करूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट जो मैं करूंगा वो कैसे होगा? x1 1 0 माइनस 2 0। इसको मैं क्या करूंगा? मुझे फर्स्ट पोजीशन निकालनी है। फर्स्ट पोजीशन निकालने के लिए मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो ये बनेगा x माइनस 2। ठीक है, मुझे सेकंड पोजीशन निकालनी है, ये बनेगी फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आएगा 0। बस इक्वल टू है 0 के, x माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 0, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहां पर एक बात है मेरी तुमसे, तुम बताओ कि ये जो 0 है ये क्या है? 0 नंबर है कि 0 मैट्रिक्स है? ये 0 मैट्रिक्स है बच्चे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो एक मैट्रिक्स आएगी ना।
तो राइट हैंड साइड पे नंबर तो लिख नहीं सकते, तो ये एक्चुअल में 0,0 मैट्रिक्स है सच दैट दोनों इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आएंगे और x-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 2 आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये लोगों ने यहां पर असर्शन क्या दिया है कि ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, देन ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड है। देखते हैं ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। क्या ए बी पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल होने के लिए ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। ए का कॉलम बी के रो के बराबर है, बिल्कुल पॉसिबल है। बी ए पॉसिबल होने के लिए बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए। तो बी का कॉलम ये इधर पता नहीं कैसे चला जाता है बार बार। बी का कॉलम क्या है ये, और ए का रो ये है, ये भी पॉसिबल है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है बाय आवर फॉर्मूला 1C2R। आती है तेरी याद बार बार जैसे तू हो 1C2R। ठीक है जी, चलो अब रीजन। वो कहते हैं दो मैट्रिसेस है ए बी, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। गलत, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होते हैं, तो यहां पर दूसरे का कॉलम पहले के रो के बराबर बोल दिया, गलत बोल रहे हैं, रीजन गलत। तो मतलब असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी तक पहले देखते हैं हमने पढ़ा क्या क्या। इन्होंने सबसे पहले हमें बोला कि भैया ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, और साथ ही साथ स्टार्टिंग में वो जो था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये सब सिखा दिया। अब ये बोलते हैं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज नाम सुनने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पॉज है, पॉज मारना है क्या, पर ट्रांसपोज में तुम्हें निकालना सिखाता हूं। जैसे ये मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए बस आपको एक चीज अप्लाई करनी है, रो को कॉलम्स में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये आपकी पहली रो है, इसको उसका पहला कॉलम बना दो। ये आपकी दूसरी रो है, इसको उसका दूसरा कॉलम बना दो। ये आपकी तीसरी रो है, इसको उसका तीसरा कॉलम बना दो। बस ट्रांसपोज का मतलब है रोज इन। अब यहां पर एक मेरा तुमसे सवाल है, क्वेश्चन, अगर ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? सिंपल, अगर मैंने रोज को कॉलम बना दिया है, मतलब मैंने रोज को कॉलम बना दिया, तो नंबर ऑफ रोज भी तो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे ना, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब एक चीज समझो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले तुमने ट्रांसपोज करके क्या किया, मतलब मेरे पास ए था, मैंने क्या किया, ये था मान लो m क्रॉस n का, मैंने किया उसका ट्रांसपोज, ये बन गया n क्रॉस m। मैंने फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया, ये फिर से m क्रॉस n बन गया। तो ये और ये तो सेम है ना, तो इसलिए वो कहते हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू वो खुद। अब एक स्केलर का क्या ट्रांसपोज करोगे, उसमें तो ना रो है ना कॉलम है, वो तो खड़ा खड़ा एक नंबर है, तो इसलिए k तो ऐसे ही रहेगा और a का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब दो मैट्रिक्स अगर ऐड हो रही हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, अगर उस पूरे का ट्रांसपोज करना है तो ये ट्रांसपोज अलग अलग के ऊपर आ जाता है, ये साफ साफ प्रूफ हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। इसका कहने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है और उसका तुम ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो पहले मैं इसका करूंगी, फिर मैं दूसरे वाले का करूंगी। मतलब ए बी ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, रिवर्स, पहले बी का फिर ए का। समझ गए? पहले बी का फिर ए का। अब यहां पर देखो, ट्रांसपोज के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की मैट्रिसेस आती हैं, एक आती है सिमेट्रिक और एक आती है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैं उसे बोलता हूं जैसे एक फूल का पत्ता बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, ऐसे ही अगर मैं ट्रांसपोज करूं अपनी मैट्रिक्स का तो वो उसके इक्वल ही आ गया, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है फिर? अगर ट्रांसपोज करने पे वो माइनस ऑफ ए आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक
ये स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल फॉर्मूला है। देखो जरा, ये मैट्रिसेस है, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, मैंने क्या किया, मैंने इस रो को कॉलम बना दिया, ध्यान से देखो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। बट ये सब कॉलम बनाने के बाद भी अगर तुम देखो तो मेरी दोनों मैट्रिसेस सेम है, 2 3 -1 2 3 -1 3 5 -5 2 3 -5 2 सेम। तो इसका मतलब है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, समझे? तो ये सिमेट्रिक है। और एक और बात याद रखो, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आता है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आता है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आता है। और ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन है रो 1 कॉलम 2, ये पोजीशन है कॉलम 2 रो 1, मतलब उल्टा। इसका मतलब है ए आई जे वाले जो एलिमेंट होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, जहां पर आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऑपोजिट होते हैं ना, ए आई जे इक्वल टू होता है ए जे आई के। जैसे A13 इक्वल टू होगा A31 के, A13 इक्वल टू, बट डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, ये एक चीज है। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। यहां पर तुम्हें एक और बात बताता हूं, ये माइनस A जो होता है ना, अब एक बार देखते हैं। देखो, जैसे ये एक A मैट्रिक्स है, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, मैंने क्या किया, मैं इस रो को कॉलम में ले गया, सेकेंड रो को दूसरे कॉलम में ले गया, थर्ड रो को तीसरे कॉलम में ले गया। जैसे ही मैं ये लेके गया, मैंने देखा कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, बस यहां H है, यहां माइनस H है, यहां G है, यहां माइनस G, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया, मैंने देखा ये तो माइनस A के बराबर है। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये जो प्रॉपर्टी है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, वो ट्रू हो रही है, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक और बात याद रखो, यहां पर एक बार चलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि ए आई जे इक्वल टू होगा ए जे आई के, हमने देखा था वो ऑपोजिट वाले, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये थे नॉन डायगोनल। बट अगर डायगोनल की बात करें, ए आई जे जहां पर आई इक्वल टू जे है, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा यहां पर बात देखो, यहां पर हमें क्या करना है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई आ रहा है। जैसे ये देखो, ये एक मैट्रिक्स है, ये मेरा A21 है, ये मेरा A12 है, दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस का। ये मेरा G13 है और वो मेरा G31 है, ये वाला, दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस का। सिमिलरली यहां पे डिफरेंस क्या है, माइनस का। एक और बात ऑब्जर्व करो, इनकी जो डायगोनल है वो पूरे जीरो होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई होगी फॉर ऑल आई एंड जे, तो अगर आई और जे इक्वल हो गए तो भी तो ये ट्रू रहेगी ना। ठीक है, ये मैंने ऐड कैसे करके कर दिया, क्योंकि अगर आई और जे इक्वल हो गए तो ये दोनों एलिमेंट्स तो सेम हो जाएंगे। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो प्लस करके तो 2 आ जाएगा ना, 2 करके जो, तो मतलब डायगोनल पे हमेशा 0 आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, ये बात याद रखनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे कुछ भी आ सकता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे सिर्फ 0 आता है। फिर से समझाता हूं, अगर ये कंडीशन होती है तो अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये आ जाएगा। अगर मुझे पता है कि ये डायगोनल है, मतलब i इक्वल टू जे है, अगर i इक्वल टू जे होगा तो मुझे तुम सोच के बताओ कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर i इक्वल टू जे है तो मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, a i i, मतलब 2 आ गया, वो 0 चल गया, मतलब सारे a i i 0 होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने में दिक्कत सी लग रही है, एक बार देखते हैं क्या है। b ये है, b ट्रांसपोज ये है, तो मुझे a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज निकालना है। a ट्रांसपोज मुझे गिवन है 3 4 -1 2 0 1, ये b है, मुझे b ट्रांसपोज निकालना है। b ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम बना दो, ये है 1 -2 3। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को शायद सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट किया, 3 -1
का -1 +1, 4 -1 -1 -2 सब सेम हो गया और आपका आंसर आ गया। तो ये चीज तुम समझो कि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में ले जाना। अब वो कह रहे हैं कि ये 2016 का क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है और ए बी की वैल्यू बताओ। अब याद करो सिमेट्रिक में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब 1 2 का 2 1 के साथ इक्वल, 1 3 का 3 1 के साथ इक्वल, ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन। बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, नेगेटिव। बट यहां पर तो हमें इन्होंने सिमेट्रिक पूछा है ना, तो मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है और डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये एलिमेंट इसके साथ इक्वल आएगा तो बी की वैल्यू आ गई 3, ये एलिमेंट ये कौन सी पोजीशन है 3 1 और ये पोजीशन है 1 3, तो ये इसके इक्वल आएगा तो मतलब 2a की वैल्यू आ गई -2 और a की वैल्यू आ गई -1, a -1 b3 देखते हैं चलो भी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, याद रखो सेम ऑर्डर, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। मुझे बताओ कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है जब उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वो आ जाता है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ वो आना चाहिए। पहले हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आएगा एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आएगा। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। अब प्रूव करना है, जो गिवन है उसको यूज करो और खत्म कर दो प्रूफ इसका ट्रांसपोज लेते हैं क्योंकि यही तो कंडीशन है हमारे पास जिसे हमें चेक करना है। ट्रांसपोज की कंडीशन क्या थी कि अगर बीच में प्लस हो तो ट्रांसपोज अलग अलग के साथ आ जाता है, तो ये आ गया। प्रोडक्ट के ट्रांसपोज पे क्या कंडीशन थी, रिवर्सल लॉ, तो पहले आगे वाले का फिर पीछे वाले का माइनस पहले पीछे वाले का, मतलब पहले इसका फिर इसका पहले इसका। अब मुझे पता है कि बी भी सिमेट्रिक है ए भी सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज तो बी हो गया, ए ट्रांसपोज ए हो गया, ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी। अब मुझे बताओ इन दोनों में आपको क्या कंडीशन दिख रही है, इस वाले में और इस वाले में। मेरे को तो क्लियरली पता चल रहा है कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके लिख दूं a माइनस बी ए तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स को कैपिटल X मानूं तो ये मेरा बन गया कंडीशन कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस एक्स, विच इज ऑब्वियसली फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो हेंस मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक बाय डेफिनेशन। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल से। अब वो कह रहे हैं थ्योरम है, ये थ्योरम की बस कंडीशन है, याद रखो कि तुम कोई भी मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स दे दो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा और माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी क्यों होगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आना चाहिए। देखते हैं, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, हमें पता है प्लस में ट्रांसपोज स्प्लिट हो जाता है, ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमने पढ़ा था रो को कॉलम में चेंज किया फिर कॉलम को रो में चेंज किया, सेम ही तो बात आ गई। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वही आ जाएगा और ये चीज इसके बराबर है अंदर वाले के, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर ही है, मतलब वो सिमेट्रिक है। सिमिलरली यू कैन प्रूव ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब चलते हैं थ्योरम 2 पे। ये कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि अगर मैं इक्वेशन को इसको सॉल्व करूंगा, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये सॉल्व करके ए ही आ जाएगा इन्होंने कहा अगर ये सिमेट्रिक है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर इनके साथ अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं है। तो ये थ्योरम तुम्हें कहती है कि तुम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक पार्ट एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट इतनी इंपॉर्टेंट इतनी इंपॉर्टेंट कि मैं बोलता रहूं 1 घंटा तो भी कम है, इसको याद रखना। अब वो यही पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में डिवाइड करो, एक्सप्रेस करो। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ए है ए ट्रांसपोज, मतलब यहां आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैंने 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4
प्लस किया मैंने इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में बदल दो फटाफट, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। अब कर दो सम, क्या आएगा, 2 2 4, 4 7 11, -6 1 5, 7 4 11, 3 3 6, 5 -2 3, 1 6 -5, 2 -2 5 3, 4 और 4 8, ये क्या था 3, ये -5। अब यहां पर एक बात देखो, ये भी -5 आएगा, -6 -1, ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक आना चाहिए, तो मेरा माइनस का फर्क आ रहा है तो मैंने पकड़ लिया। अब इसका बाय 2 कर देना, बाय 2, 4/2 आ जाएगा 2, 11/2, 5/2, 11/2, ये 3, ऐसे ऐसे करके 16 हो जाएगा। सिमिलरली तुम फाइंड आउट करोगे A - A ट्रांसपोज और इन दोनों को इस तरीके से लिख दोगे, तो ये मेरा आ गया A, और ये क्या है, हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज, ये है, और ये क्या है, हाफ इंटू A - A ट्रांसपोज। तो ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर वो कह रहा है सेम 2020 का सवाल है, देखो 2020 तो बस ये रहा, माना कोविड का टाइम था, पर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है। तो मैं पहले ये देख लेता हूं, इसका सिमेट्रिक पार्ट निकालता हूं। इसका सिमेट्रिक पार्ट आएगा हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज, ये है मेरा A प्लस A ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम ले जाओ, हाफ 4/4 8, 3 और 2 -1, 2 - 3 -1, -1 -1 -2, ये आया, विच इज हाफ को अंदर ले जाओ, 4, जस्ट ए मिनट, 4 -1/2 -1/2 -1, कौन सा हो रहा है मैच, 4 -1 पहला हो रहा है, ये वाला, इसका पार्ट मैच हो रहा है, और ये वाला पार्ट मैच हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। सही बोले, क्या बोलती पब्लिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या आएगा, A ट्रांसपोज -A, इसका हाफ, मैंने हाफ लिया, A ट्रांसपोज क्या आएगा, मतलब A - A ट्रांसपोज कर लो या कुछ भी कर लो, मतलब ऑल्दो गलत लिखा मैंने, मैं छुपा नहीं सकता, सॉरी, A - A ट्रांसपोज ही होगा, नहीं तो माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा, तो ये आएगा A - A ट्रांसपोज। तो A क्या है, 4 - 3 2 -1, दिस इज माई A, माइनस A ट्रांसपोज, -A ट्रांसपोज पे क्या आएगा, 4 - 3 2 -1, ये पूरा बंद हो गया। अब मुझे इनमें क्या करना है, मुझे माइनस करना है, 4 - 4 0, मुझे पता है डायगोनल तो हमेशा 0 आएगा क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब चलते हैं यहां पर, 2 ऑफ -3, ये आएगा 5, तो ये पक्का आएगा -5, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, ज्यादा मेहनत क्यों करोगे, आ गया हाफ। अब जाके देखते हैं, -5/2 और 5/2, तो माइनस, ये वाला मैच हुआ, क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा, ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे। एक बात ध्यान रखो, सीबीएसई ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके जो एक इनवर्स निकालते थे वो काट दिया। उसने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अभी भी बुक में लिखा है, जिसमें बस 2-3 थ्योरम्स है जो तुम्हें मैं बताता हूं, ताकि तुम्हारा ओवरऑल पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। पहली थ्योरम ये है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, पहले तो वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है स्क्वायर ही, सच दैट इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो आइडेंटिटी बन जाता है, तो इस दूसरी मैट्रिक्स को पहले का इनवर्स बोलेंगे। तो ये बस पेपर से तुमसे इतना ही पूछ सकते हैं, इज बी द इनवर्स ऑफ ए, और ए और बी दोनों गिवन होगा, तुम्हें मल्टीप्लाई करके बस ये देखना है आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट्स इट। अब थ्योरम दो है कि वो जो इनवर्स आता है ना वो यूनिक होता है, मतलब एक का इनवर्स तो एक ही होगा ना, मेरे 2 इनवर्स नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। और दूसरा, इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, जैसे हमने देखा था ना ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ फॉलो करता था कि ए बी होल का ट्रांसपोज क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सेम इनवर्स में ए बी होल का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहां पर ना ये 2 थ्योरम्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में वहां लिख रखा है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मैं चाहता हूं तुम ये दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट और एक बार इनका प्रूफ देके चले जाओ,
कोई गारंटी नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, बट तुम सेफर साइड पे रहोगे, इसलिए मैंने इस स्लाइड में ऐड कर दिया ताकि तुम्हारी ये स्लाइड फिनिश लगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे स्टार्टिंग में सारा देख लेते हैं, पूरा रीकैप। सबसे पहले हमने पढ़ा मैट्रिक्स की डेफिनेशन। हमने पढ़ा मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर एरे जो कि ऑर्डर्ड होता है, वेरी नाइस। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, और दूसरी बात ये जो मल्टीप्लाई होता है ये बस एक सिंबल होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, तुम्हारे पास आ गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ी स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो हमने ये सारी टाइप्स पढ़ी जिसकी अलग अलग कंडीशन थी। फिर हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा में हमने सब पहले पढ़ा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे और सारे एलिमेंट सेम होंगे। फिर हमने सीखा कि उनका सम कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज, उनका डिफरेंस कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज, उनमें प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हमने रूल पढ़ा कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, मतलब तुम मुझे याद आती हो ऐसे जैसे तुम हो 1C2R, एक ऐसे एक हमने राइम पढ़ी। फिर हमने बाद में जाके पढ़ा ये सारा प्रोडक्ट होने के बाद, फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है जब हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज पढ़ने के बाद हमारे पास ट्रांसपोज को लेके ही दो कंडीशन आई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने वो पढ़ा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने के बाद मैंने एक कंडीशन पढ़ी कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक, प्लस वाले पार्ट को सिमेट्रिक बोलते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और फिर लास्ट में हमारा आ गया इनवर्स। इनवर्टिबल में हमने एक 2-3 डेफिनेशन पढ़ी और ये 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। अब इसके बाद एक छोटी सी बात, अगर तुम लोगों को ये सीबीएसई का जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है और तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी तैयारी ऐसे ही हो, तो अभी हमारे वेदांतु में एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो है सीबीएसई बोर्ड्स बेस्ड। अगर तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें 90% अबव तो चाहिए ही चाहिए, तो आ जाओ हमारे साथ मेहनत करो। ये कोड जरूर अप्लाई करना डिस्काउंट के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत बहुत थैंक यू। हो सकता है आपको कुछ चीजें मेरी ऊपर नीचे लगे, बट अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में उस चीज को ठीक करके आ सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।